आगे बढ़ गए। आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज हम लेने वाले हैं हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियां। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 17 बोलियां आती हैं, जो इस प्रकार है। हिंदी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत ये कुल 17 बोलियां आती है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पहली है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी है हरियाणवी, चौथी है बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। जैसे पहली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तीसरी है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। उसके बाद है बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और सबसे आखिर में है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है 2 बोलियां, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी को कुमायूनी या गढ़वाली भी कहते हैं। तो ये सभी जो बोलियां हैं ये हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। ये हिंदी की उपभाषाएं हैं और इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत ये सभी बोलियां यहाँ पर आती है। और आज हमें इन्हीं के अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी है, उन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली और ब्रज भाषा, इन बोलियों का परिचय आज हमें यहाँ पर करना है। हमारी सबसे पहली बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो 2 अर्थों में किया जाता है। एक तो साहित्यिक हिंदी के और दूसरा है दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली लोक बोली के अर्थ में। खड़ी बोली इस शब्द के अलग अलग अर्थ है। इसके लिए बहुत ही अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ बताए हैं। जैसे कि एक विद्वान यहाँ पर कहते हैं कि खड़ी मतलब प्योर, शुद्ध है, इसीलिए उसे खड़ी बोली कहा जाता है। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि खड़ी मतलब स्टैंडिंग, वो खड़ी है, इसीलिए उसे खड़ी बोली कहा जाता है। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उसमें खड़ी पाई का उपयोग ज्यादा होता है, इसीलिए उसे खड़ी बोली कहा जाता है। तो इस प्रकार खड़ी बोली के अलग अलग अर्थ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खड़ी बोली का जो उद्भव है, वो जो खड़ी बोली कहाँ से निर्माण हुई है, वो शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से खड़ी बोली का निर्माण हुआ है। और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और दिल्ली के आसपास का जो प्रदेश है, वहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली इतनी प्रसिद्ध है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा साहित्य ये खड़ी बोली में लिखा गया है। इसलिए वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी, और लोकगीत, पोवाड़ा, लोक साहित्य, ये भी खड़ी बोली के अंतर्गत लिखा गया है। और इसीलिए खड़ी बोली ये जो बोली है, ये हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बोली यहाँ पर मानी जाती है। खड़ी बोली की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहली विशेषता है कि खड़ी बोली में दीर्घ स्वर के बाद द्वितीय व्यंजन आता है। जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है राजा, तो राजा ये खड़ी बोली में राजा हो जाता है, मतलब ज और उसे द्वितीय व्यंजन लग जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी पहली विशेषता देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता ये है कि खड़ी बोली के जो शब्द है वो आकारांत होते हैं, मतलब उन शब्दों का जो अंत होता है वो आ से होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गया, आ, बड़ा, कहा, तो ये जो शब्द होते हैं उनका अंत आ से होता है, इसीलिए खड़ी बोली के शब्द ये आकारांत होते हैं। अगले यहाँ पर विशेषता है कि इसमें ल वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे हम मराठी में ळ कहते हैं, जैसे कि हम काळ ऐसे मराठी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में ळ का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में खड़ी बोली में ल का प्रयोग होता है। तो ये विशेषता हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक और यहाँ पर विशेषता है कि खड़ी बोली में ह का लोप हो जाता है। जहां पर ह होता है वहां पर वो लोप हो जाकर वहां पर सिर्फ स्वर रह जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बहू,
बहु ये जो शब्द है उसमें से ह निकल जाता है और सिर्फ बहु ऐसे रह जाता है। तो ये सारी विशेषताएं खड़ी बोली के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा हमारा रूप है ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ है गाय या पशुओं का समूह। चरगाह या पशुपालन के कारण उस क्षेत्र को ब्रज कहा गया था। ब्रज का जो उद्भव है वो शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज का क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं तथा बरेली और उसके आसपास का जो प्रदेश है वहां पर ब्रज भाषा ज्यादा रूप से बोली जाती है। ब्रज भाषा के अंतर्गत सिर्फ लोक साहित्य ही नहीं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी बहुत सा ऐसा साहित्य लिखा गया है और इसीलिए हिंदी भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा ये दूसरी महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनका जो साहित्य है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सारा जो उनका साहित्य है वो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। वैसे ही सूरदास की तरह तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, ये जितने भी साहित्यकार है, जितने भी कवि है, उन सब ने अपना साहित्य ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और इसीलिए ब्रज भाषा हिंदी साहित्य के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण बोली यहाँ पर मानी जाती है। उसकी अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता है कि इसमें उ, ई और उ के ह्रस्व रूप दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये उ का यहाँ पर क्या हो जाता है, बापू, मतलब ह्रस्व हो जाता है। दूसरा यहाँ पर उदाहरण है कि य के स्थान पर ज का उपयोग होता है। अगर हम कहते हैं यशोदा तो वो यशोदा ना कहते हुए जसोदा कहते हैं। तो जहां पर य होता है वहां पर वो ज का उपयोग करते हैं। अगला है कि ब्रज भाषा के जो शब्द होते हैं वो अवकारांत होते हैं। जैसे कि हमने खड़ी बोली में देखा कि खड़ी बोली के शब्द आकारांत होते हैं और ब्रज भाषा के शब्द अवकारांत होते हैं। अगर हम कहते हैं कि झगड़ा तो वो झगड़ा ना कहते हुए झगड़ऊ कहेंगे, मतलब दो मात्राएं वहां पर आ जाती हैं। अगला यहाँ पर है कि उसमें ण इस शब्द का प्रयोग, न इस अक्षर का प्रयोग वो नहीं करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं ब्रज भाषा के अंतर्गत यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और इसीलिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली ये दो बोलियां, खड़ी बोली और ब्रज भाषा, हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण दो बोलियां यहाँ पर हम देखते हैं। अगली जो हमारी बोलियां है वो हम अगले वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।